नावल की बात पर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इसलिए कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत मजा आने वाला है। मेरा ससुर बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। जब भी मैं उन्हें देखती, मेरा ध्यान अपने शौहर से हट जाता। उनके मुकाबले में मेरा शौहर मुझे कम प्रकशिश लगने लगा था। मेरे ससुर ने अपनी सेहत और शख्सियत का खास ख्याल रखा हुआ था। वो आर्मी से रिटायर हो चुके थे और उनकी शख्सियत में एक खास वकार और वकार था। अब वो सारा दिन घर में ही रहते थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं उनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन वो कभी सलाम, दुआ से बढ़कर बात नहीं करते थे। मैं मुख्तलिफ तरीकों से उनकी तोजा हासिल करने की कोशिश करती थी, मगर उन्होंने कभी मुझे गलत नजर से नहीं देखा। मुझे हैरत होती थी कि एक मर्द होकर उनकी निगाह कभी मुझ पर नहीं ठहरी। वक्त के साथ मेरे दिल में उनके लिए जज्बात बढ़ने लगे थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर उनमें ऐसी क्या कशिश है जो मुझे उनकी तरफ खींचती चली जाती है। मैं उनसे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उसका इजहार करने से डरती थी। वो ज्यादा गुस्सीले तबीयत के तो नहीं लगते थे, मगर फिर भी मुझे उनसे एक अजीब सा खौफ महसूस होता था। फिर एक दिन मुझे उनसे बात करने का मौका मिल गया। मेरा शौहर काम पर जा चुका था और मेरी सास बाजार गई हुई थी। घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर मौजूद थे। मैं अपने कमरे से निकली और आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ चल दी। कमरे से फिल्म की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो ऐसा लगा जैसे दरवाजा अंदर से बंद था। कुछ देर बाद मेरे ससुर ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। बोले, बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आ जाओ। मैं भी मुस्कुरा दी और उनके साथ अंदर चली गई। आज भी वो पहले की तरह बहुत वजीहा लग रहे थे। मैं बार बार उनकी तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने दरवाजा बंद करके दोबारा फिल्म देखनी शुरू कर दी। मैं एक तरफ सूफे पर बैठ गई। काफी देर खामोशी रही। फिर मेरे ससुर ने मेरी तरफ देखा और कहा, बताओ, क्या बात है? तुम कुछ परेशान लग रही हो। पहले तो मैं खामोश रही, फिर आहिस्ता से कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे ससुर संजीदा होकर बैठ गए। उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया और मेरी बात गौर से सुनने लगे। अब शायद मेरे ससुर की तौजा मेरी तरफ हो गई थी। वो बहुत हैरत ज़दा थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से मैं खुद उनके कमरे में चली आई। इब्तदा में तो मुझे बात करने में हचकिचाहट हो रही थी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और उन्हें सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। वो मेरी बातें बड़ी तोजा और दिलचस्पी से सुन रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता, नहीं मेरी इस दवाजी ख्वाहिशात को समझता है, क्योंकि हर शादी शिद्दा औरत का हक होता है। जब वो काम से वापस आता है तो सीधा सो जाता है और मेरी तरफ कभी तौजा नहीं देता। मैं उस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे दिल में जो जज्बात और जरूरियात हैं, उनको उसने कभी अहमियत ही नहीं दी। न उसे मेरी खुशियों की फिक्र है, न मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल। कभी कभी तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे वो शादी के लायक ही नहीं था। मेरे ससुर मेरी बातें को खामोशी से बहुत गौर से सुन रहे थे। मुझे एहसास भी न हुआ कि मैं कितनी देर से मुसलसल बोल रही थी। वो मेरी तरफ बड़े गौर और एक अजीब सी नरमी से देख रहे थे। वो मेरे शौहर के रवैये पर हैरान भी थे और शर्मंदा भी। उन्होंने नरमी से कहा, मुझे तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और न ही किसी ने कभी मुझे बताया। तुमने भी पहले कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया, न ही तुम्हारी सास ने मुझे कुछ बताया। आज पहली बार मैं ये सब कुछ तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। मैं भी अंदर से थक चुकी थी, इसलिए मैंने आज दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैंने ये भी बताया कि मेरे शौहर ने कभी मुझसे इस दवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया, और जब मैंने अपनी फितरी ख्वाहिश का इजहार किया तो ना सिर्फ उसने इनकार किया, बल्कि मुझे डांटा और बाज औकात तो मुझ पर हाथ भी उठाया। ये सब सुनकर मेरे ससुर को मुझ पर बहुत तरस आया। उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर उन्होंने मुझे दिलासे से गले लगा लिया। आज मुझे पहली बार दिल की गहराई से खुशी महसूस हो रही थी। मेरा ससुर, जो हमेशा खामोश और सख्त लहजे में बात करता था, आज मुझसे निहायत शफकत और नरमी से पेश आ रहा था। मैं उनकी तरफ मोहब्बत और अकीदत भरी नजरों से देख रही थी। जैसे ही मेरी निगाह इन पर पड़ी, वो बोले,
बेटी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बात का कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी कि वो क्या हल निकालेंगे, कब निकालेंगे और क्या वाकई वो कुछ कर पाएंगे। मैंने उनसे हचकचाते हुए कहा, आबाजी मुझे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। अगर वो मेरी इज्जत और एहसासात की कदर नहीं करता तो आप इससे साफ कह दें कि वो फैसला करें। मैं ऐसे ताल्लुक में खुद को खत्म नहीं कर सकती। वो मेरे ससुर कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे, फिर आहिस्ता से बोले, देखने बेटी, तुम इस घर की इज्जत हो। अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें सहारा दूं। तुम फिक्र ना करो, मेरे पास एक रास्ता है जो तुम्हें सुकून और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। मैं बरसों से यही चाहती थी कि कोई मुझे समझे, Look at मेरा दर्द बांटे और मेरे दिल की आवाज सुने। मैंने उनसे कहा, अगर आप मुझे बेटी मानकर मेरी मदद करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। उनके चेहरे पर इत्मीनान नजर आया। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और शफकत से कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी हर जायज ख्वाहिश, हर जरूरत अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं बरसों से चाहता था कि मेरे साथ ऐसा कोई हो जो खालिस नीयत से मेरा दर्द समझे। आज मुझे लग रहा था कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूं। मेरे ससुर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखो, ये बात किसी और से ना कहना। हमारा ये रिश्ता एहतराम और खामोशी में ही कायम रह सकता है। अगर लोगों को पता चला तो बातों के तैर तुम्हें भी छलनी करेंगे और मुझे भी। मैंने वादा किया कि ये भरोसे की बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। मेरे ससुर को मुझ पर मुकम्मल एतमाद हो चुका था। वो मेरी हर बात को अहमियत देते, मेरी जरूरियात का ख्याल रखते और जैसे मैं चाहती थी वैसे ही रखते। जैसे मैं चाहती थी वैसे ही होता। उनकी शफकत और समझदारी ने मेरे दिल को सुकून दिया। वो आखिरी वक्त तक मेरा साथ देते रहे। मेरी हर बात, हर दुआ जैसे सुनी जा रही थी। जब मैंने कहा कि अब मुझे मजीद कुछ नहीं चाहिए तो उन्होंने मुस्करा कर कहा, ठीक है बेटी, तुम कहोगी तो बस हो जाएगा। मुझे ऐसा सुकून मिला जो मैंने बरसों में महसूस न किया था। मैंने दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। आज मैं जितनी खुश थी उसका सारा सहरा मेरे ससुर को जाता है। वो मेरे लिए बाप भी बन गए, मुहाफिज भी और जिंदगी की अंधेरी राहों में रोशनी भी। अब जब भी मुझे किसी बात की जरूरत होती मैं उनके कमरे में चली जाती और वो बगैर किसी सवाल के मेरी मदद करते। मेरी न जिंदगी की तमाम परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गईं। अब मेरा शोहर भी मुझे खुश देखकर हैरान रह जाता कि आखिर मेरे चेहरे पर ये इत्मीनान कहां से आ गया है। उसे शक हो गया और उसने मुझे घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि मेरी जिंदगी की अक्सर ख्वाहिशें और ज़रूरतें तो अब मुझे अपने ही घर के सुकून और मोहब्बत से पूरी होती महसूस हो रही थीं। मैं अब पहले से कहीं ज्यादा खुशी और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारने लगी थी। इस रात करीब आधी रात बुझ रहे थे। मेरा शोहर किसी काम से बाहर गए हुए थे और मुझे तन्हाई में नींद नहीं आ रही थी। कमरा में अकेली थी और दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। दिमाग में ससर और सास के कुछ पुराने अलझे हुए वाकयात गर्दिश कर रहे थे। अचानक दिल में ख्याल आया, देखो, ससर जी जाग रहे हैं या आराम कर रहे हैं। मैं दबे पांव उनके कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, मुझे अंदर से बातों की आवाज सुनाई दी। मेरी सास आहिस्ता और थकी थकी आवाज में कह रही थी, अब बस भी करो। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। उम्र के इस हिस्से में अब ये सब करना आसान नहीं रहा। आप दिन रात मुझे थका देते हैं, जिससे मेरा सारा जिस्म दिखने लगता है। ससर जी हंसते हुए बोल रहे थे,
मैं अभी कहाँ बूढ़ा हुआ हूँ। अभी तो जवानी जैसा एहसास है, और तुम ही हो जो जल्दी थक जाती हो। सास जी ने हल्की सिसकी के साथ कहा, अब मैं वाकई थक गई हूँ। मुझे अब कुछ सुकून चाहिए। अब तो जैसे कभी थकते ही नहीं। ये सब सुनकर मेरे दिल में सवाल उठा कि आखिर ससुर जी इस उम्र में भी इतने तवाना और भरपूर कैसे हैं? उनकी सेहत और तवानाई का राज किया है। और मेरा शौहर तो अभी जो है, माही शौहर तो है, मगर अक्सर कजोरी महसूस करते हैं। मैं अफसरदा होकर अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन जहन में बार बार यही बात गूंजती रही कि ससुर जी ऐसा किया करते हैं। कौन सी खुराक, कौन सा मामूल अपनाते हैं जिससे वो अब भी अपनी बेवी का इतना ख्याल रख सकते हैं? जिससे मैं उनकी सेहत का राज जानना चाहती थी, ताकि मेरा शौहर भी तंदुरुस्त रहे और मेरी सास जैसा सुकून मुझे भी मैसर आ सके। उनकी मर्दाना ताकत इतनी जबरदस्त है कि सास की चीखें निकल जाती हैं। मैं सिसर जी के इस राज को जानना चाहती थी। इसलिए मैंने सोच लिया था कि इस बार किसी तरह रात को उनके कमरे में चली जाऊंगी और छपकर सिसर जी के उन हरकत को अपनी आंखों से देखूंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस रात मेरी अपनी ही शामत आने वाली है। अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और एक अनजान शख्स अंदर आ गया। इसने पल भर में मुझे दबोच लिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं संभल ही ना सकी। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और काफी देर छोड़कर चला गया। रात की तारीकी में फिर मुझे बदहाल छोड़कर जा चुका था। मैं और की तारीकी वो मैं बस्तर पर पड़ी रोती रही। कुछ वक्त बाद होश आया तो मैं उठकर फौरन बाथरूम में जा घसी और खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। मुझे मालूम नहीं था वो कौन था। वो मेरे अकीले पिन का फायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल कर गया। इसका चेहरा मैं देख ना सकी। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। 3 दिन गुजर गए उसी बेचैनी और खौफ में। फिर एक दिन मेरा शौहर दोबारा काम के सिलसिले में शहर से बाहर चले गए। इस रात मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, मैं ससुर जी का राज जानकर रहूंगी। वो कमरे में आई उससे पहले ही मैं वहां जा छिपी। काफी देर बाद ससुर जी कमरे में दाखिल हुए और वही सब कुछ करने लगे। मैं चुपचाप देखती रही, लेकिन आखिर में खुद को रोक न सकी और सामने आ गई। ससुर जी ने मुझे देखकर कहा, बहो, तुम यहाँ अब आ ही गई हो तो हमारे साथ शामिल हो जाओ। जो हम कर रहे हैं वही तुम भी करो। देखना तुम्हें मजा आएगा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे साथ तो और भी लुत्फ आएगा। मैं ससुर जी को मना न कर सकी। फिर ससुराल में आए हुए मुझे 7 दिन हो चुके थे। अब मुझे शौहर की आदत का भी अंदाजा हो गया था। वो रोज रात को मुखलिस शेक पहना पसंद करते थे, लेकिन मैं भूलती। छोटी छोटी बातें अक्सर भूल जाती थी। कुछ बातें ऐसी भी होती जिन्हें मैं दिल पर ले लेती और घंटों सोचती रहती। पिछले कई दिनों से शौहर मुझे याद दिलाते रहे थे कि रात को मुखल्लिस शेक तैयार करके कमरे में रख दिया करो, ताकि इन्हें याद दिलाना ना पड़े। लेकिन आज फिर मैं भूल गई। जब वो कमरे में आए तो गुस्से से पूछा, मुखल्लिस शेक का गिलास कहाँ है? मैं घबरा कर फौरन किचन की तरफ दौड़ी। सास अपने कमरे में जा चुकी थी। जब मैं मुखल्लिस शेक लेकर वापस आ रही थी तो ससुर जी के कमरे से सास की दबी दबी मधूश कर देने वाली सिसकियों की आवाज आ रही थी। मेरी सास बार बार यही कह रही थी, अब बस भी करो, मैं थक गई हूं। मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। तुम तो बहुत ताकतूर हो, मगर मैं कमजोर हूं। इतने में मेरे ससुर की भारी और किस्से सुनाने वाली आवाज सुनाई दी। वो बोले, उसमें थकने वाली कौन सी बात है? अभी से थक गई हो। चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ। उधर आओ मेरे पास। अब की बार जरा मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। देखना इस बार और ज्यादा मजा आएगा। ये सब सुनकर मैं हेरत और परेशानी के आलम में अपने कमरे में आ गई। जब सोने के लिए लेटी तो मेरे जहन में यही सब चलता रहा। सोचती रही कि मेरे ससुर तो देखने में जैसे हड्डियों का ढांचा लगते हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इतने ताकतूर भी हो सकते हैं
कि इस उम्र में भी मेरी सास की चीखें न कलवा दें। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि काश मेरा शोहर भी ऐसा होता, मगर वो तो थोड़ी ही देर में थक जाता है। उन्हीं ख्यालात में गम होकर मैं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरी सास हमेशा की तरह घर के काम काज में मसरूफ थी और उनका अंदाज बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। उन्हें देखकर जरा भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि रात उन्होंने क्या कुछ चला होगा। दोपहर के वक्त जब मेरे ससुर घर वापस आए तो वो सीधे मेरी सास को आवाज देकर अपने कमरे में बुला ले गए। मैं खाना बना चुकी थी तो सास को बुलाने के लिए उनके कमरे के दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, वही रात वाला मंजर फिर आंखों के सामने आ गया। मेरी सास की आवाज आ रही थी, बस करो, मैं थक गई हूं, अब मुझ पर रहम करो, इस उम्र में अब मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। ये सब सुनकर मैं फिर से हैरान और परेशान वापस किचन में आ गई। मेरे जहन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या खाते या इस्तेमाल करते हैं कि इतनी उम्र में भी वो इतने ताकतूर हैं और मुसलसल एक ही अमल किए जा रहे हैं बगैर थके। 1 घंटे बाद जब मैं दोबारा उनके कमरे की तरफ गई तो फिर वही आवाजें आ रही थीं। अब तो मेरे तो पसीने छूटने लगे थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे ससुर को इतनी ताकत देती है। थोड़ी देर बाद मेरी सास खुद ही कमरे से बाहर आ गई। चेहरे पर फिर वही सादगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पूरी तरह पसीने में शराबूर थी, मगर मेरी सास ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए थे और कह रही थी, ये कमर का दर्द भी ना जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मैं बेमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबा पाई। कुछ कहने लगी, फिर रख गई। मेरे दिल में एक अजीब सा सवाल अभरने लगा कि आखिर मेरी सास ससुर जी को ऐसी क्या खुलाती है कि उनकी ताकत इस कदर बढ़ चुकी है। मैंने बार गौर किया, हर तरह से ध्यान दिया, मगर कभी किसी चीज पर हाथ न फेरा। हालांकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उधर ही रहता था। मेरे शौहर अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जरा सा काम करते और फौरन थक कर लेट जाते। अक्सर रातों में जब वो गहरी नींद सो चुके होते, मैं जागती रहती, ख्वाहिशों की प्यासी, तौजा की भूखी। मेरे दिल में बार बार खलश उठती, काश मेरा शौहर भी ससुर जी जैसे होते, ताकतूर, जिंदगी से भरपूर, तो शायद मैं भी एक मुकम्मल औरत की तरह जीना। इसी अधूरी ख्वाहिश में मेरा ध्यान अक्सर ससुर के कमरे की तरफ चला जाता। कभी कभी सोचती कि एक वो भी तो हैं जिन्होंने बुढ़ापे को पीछे छोड़कर जिंदगी को गले लगाया हुआ है। आज की रात भी मेरा शौहर हुस्न मामूल जल्दी सो गए, मगर मेरे जज्बात बेकाबू थे। मेरी ख्वाहिश अभी भी अधूरी थी। मैं उदास दिल के साथ ख्यालात में डूबी बैठी थी कि अचानक जहन में सास की आवाजें गूंजने लगीं। अब बस भी कर दो, छोड़ भी दो, मेरी बस हो गई है। इनके ये जुमले याद आते ही मेरे वजूद में जैसे कोई हलचल मच गई। मेरे दिल की गहराइयों में तूफान उठने लगा। तभी एक ख्याल आया, क्यों ना खुद जाकर देखूं कि वो दोनों क्या करते हैं। क्या राज है इस ताकत का? यकीनन वो चीज उन्होंने अपने कमरे में ही छिपा रखी होगी। अब मैं उसे देखना चाहती थी। इस लम्हे मेरे दिल में शदीद बेचैनी होने लगी। आखिर वो क्या चीज है जो मेरे ससुर को इस उम्र में भी इतनी कुव्वत बख्शती है। मैं आहिस्ता से उठी और सास ससुर के कमरे के दरवाजे के बाहर जा पहुंची। कमरे की लाइट अब भी जल रही थी, जिसका मतलब था कि वो दोनों अभी तक जाग रहे थे। अचानक खिड़की की तरफ से आवाजें फिर सुनाई दें। मेरी सास बार बार कह रही थी, तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ते, अब मुझ में दम नहीं रहा है। और मेरे ससुर की आवाज आई, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, फिर तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मेरी सास कुछ देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, मगर वहां पर्दा लगा था। बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें आ रही थीं। ये देखकर दिल उदास हो गया। मायूसी से वापस पलटी और आहिस्तगी से अपने कमरे में आ गई। जैसे ही बस्तर पर लेटी मेरे शौहर ने आंखें खोलें और एक अजीब लहजे में पूछा, ये तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? उनके अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मेरा दिल एकदम धक से रह गया। मैंने अचानक पलट कर देखा। मेरे शौहर अपनी जगह से उठकर बैठ गए और मुझे अजीब नजरों से झूठते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं सो रहा हूं तो तुम जो चाहो करती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा?
उनके अंदाज ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया था। वो मजीद बोले, सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? मैं घबरा गई, जबान लड़खड़ा गई। जल्दी से बोली, मेरी तबीयत खराब थी, सिर फट रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सहन में चली गई थी। इसमें क्या गलत बात है? मैंने कुदरे तल्ख लहजे में कहा, तो वो एक लम्हे को खामोश हो गए, फिर थोड़े नरम पड़कर बोले, तुम्हें किसने कहा है कि आधी रात को यूं अकेले कमरे से निकलकर सहन में चली जाओ? अगर तबीयत खराब हो तो मुझे जगा दिया करो। आइंदा ऐसा न करना। रात को अकेले बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर वो दोबारा नींद की वादियों में खो गए। उन्हें क्या खबर कि मेरे दिल में कैसा तूफान बरपा था। मैं उनके लम्स, उनकी चाहत, उनकी कुर्बत के लिए तरस रही थी, लेकिन वो तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। उन्हें कैसे बताती कि मेरी प्यास अभी बुझी नहीं। यही वजह थी कि नींद आंखों से रोट गई थी। हाय अल्लाह, मेरी फोटी किस्मत। मैं चाहकर भी उनके पास जाने की हिम्मत न कर सकी। पता नहीं कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया, मगर इस रात भी मैं सूते जागते बस उन्हीं की आवाजें सुनती रही। वो आवाजें जो मेरे वजूद में आग सी लगा देती थीं। मेरे अंदर एक तड़प थी, एक तलाश थी, ऐसे किसी मर्द की जो मेरी चीखें निकाल कर रख दे, जो मेरे अंदर की खाली जगहों को भर दे। मैं अक्सर सोचती, आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या करते हैं जिससे सास की चीखें निकला करती हैं? फिर एक दिन मेरे शौहर ने बताया कि वो 4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही मेरे जहन में एक ख्याल आया, एक सनसनी खीज कफिया ख्याल। मैंने दिल में सोचा, क्यों ना अब मैं उस ख्याल पर अमल करूं। क्यों ना जानो कि बंद कमरे में आखिर ऐसा किया होता है जो किसी औरत को ससकने और तड़पने पर मजबूर कर दे। शाम के वक्त मेरे ससुर और सास खाने के बाद गार्डन में टहल रहे थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। इतना वक्त एक साथ गुजार लेने के बावजूद इस उम्र में भी उनके दरमियान मोहब्बत, अपनायत और बातों का वही अंदाज। मेरी जिंदगी तो इन दोनों की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये लोग उम्र के उस मोड़ पर भी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे थे, जबकि मैं अभी जवान होकर भी खाली थी। और फिर मैं चुपके से सास के कमरे में जाकर छिप गई, एक ऐसी जगह जहां से मैं उन्हें देख तो सकती थी, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकते थे। रात गहरी होती गई, मुझे नींद आने लगी थी, मगर इन दोनों को देखने की जस्तजू ने मुझे बीदार रखा। मैंने नींद की कुर्बानी दे दी, सिर्फ इस राज को जानने के लिए जो एक बंद कमरे में छिपा हुआ था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बल आखिर वो लम्हा आ ही गया जिसका मैं मद्दतों से मंतजर थी। मगर जो मंजर मेरी आंखों के सामने आया, उसे देखकर मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मेरे ससुर जी मेरी सास को जोर जोर से। दोस्तान, कहानी से फिल्म मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम महक है। मेरे खानदान में माँ बाप और एक छोटा भाई था। मेरे माँ बाप भाई से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे। वो मेरी हर जिद, हर फरमाइश को पूरा करते थे। बचपन से ही मैं एक खुददार और जिद्दी तबीयत की लड़की थी। इस वक्त में कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरी दोस्ती एक लड़की अम्मा से हुई। वो एक नहायत अच्छी लड़की थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे इसकी सबसे पसंदीदा बात ये लगती थी कि वो नेक सीरत और बावकार शख्सियत की मालिक थी। जब वो मेरे हसन की तारीफ करती तो मैं खुशी से झूम उठती। कॉलेज में हर तरह के लड़के और लड़कियां थीं। रोज कई मनाजिर देखने को मिलते। कुछ ऐसे भी होते जो नजरें चरा लेने पर मजबूर कर देते। अक्सर लड़कियों के बाय फ्रेंड्स थे। वो उनके साथ हाथों में हाथ डाल कर घूमती थी हैं। कभी झाड़ियों के पीछे चली जाते हैं जहाँ वो। तो ये देखकर मेरे जज्बात भी अभरने लगते थे और मैं भी उन लड़कियों को देखकर दिल में सोचती थी कि देखने में तो वो लड़कियां बिल्कुल मामूली शक्ल और सूरत की थीं, मगर उनके बाय फ्रेंड उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मुझसे भी कई लड़कों ने
अपने प्यार का इजहार किया था, मगर मैं किसी को घास नहीं डालती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज्यादा लौट प्यार देने के बावजूद भी मुझे इन सब मामलात में आज़ादी नहीं दी थी। उन्हें लड़कियों का लड़के से दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत बड़ा लगता था। हमारे में ये बात आम थी, मगर उसके बावजूद भी मेरे माँ बाप ये सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरे क्लास में एक लड़का था जो मुझ पर बड़ी तरह से मरता था। वो मेरे आगे पीछे फिरता रहता था, मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता फिरता था, मगर मैं इसकी शक्ल तक देखती नहीं थी और मुझे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पिछले काफी दिनों से मुझे बुखार था और जिस वजह से मैं कॉलेज भी नहीं जा रही थी। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वो लड़का घर तक चला आया, तो ये बात मेरे माँ बाप को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो इस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वो मुझसे कहने लगा, महक, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब इसने ये कहा तो मैंने फौरन इसे साफ अल्फाज में मना कर दिया, लेकिन वो बाज ना आया और मेरे इनकार के बावजूद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसका यूं हाथ पकड़ना मुझे सख्त जागवार गुजरा और मैंने गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर फौरन वहां से पलटी और सीधी अपने घर चली आई, लेकिन वो लड़का बाज ना आया। रोजाना मेरे घर के आसपास मंडलाता और मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता। मैं हमेशा इसे नजरअंदाज करती, कभी कोई जवाब ना देती। 2 दिन तक वो जिद करता रहा, बस यही कि सिर्फ एक बार मुझसे बात कर लो। आखिरकार उसने मुझे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। मैं नहीं जानती क्यों, मगर मैं वहां चली गई। जैसे ही मिली उसने एक बार फिर अपने जज्बात का इजहार किया। मैं उसे मुसलसल मना करती रही, पर शायद मेरी बदकिस्मती थी कि इसी पाक में मेरे पापा भी मौजूद थे। जब पापा ने मुझे इस हालत में इस लड़के के साथ देखा तो गुस्से से भरा हुआ उनका चेहरा मेरी नजरों के सामने था। वो सीधे हमारी तरफ आए और बगैर कुछ सुने इस लड़के को मारने लगे। फिर तब इस लड़के को मारने लगे। फिर मुझे सख्ती से बाजू से पकड़ा और खामोशी से घर ले आए। घर आकर अबा ने मुझे भी थप्पड़ मारे। फिर मेरी पढ़ाई छड़वा दी और मेरी शादी कर दी। आज मैं सास के कमरे मैं एक राज जानने के लिए छपी हुई थी। मैं सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हर तरह से खुश रखते हैं, जबकि मेरे शौहर मुझे इस हद तक खुश नहीं कर पाते। इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज इस्तेमाल करते थे जिससे उनमें इतनी ताकत आ जाती थी कि सास की आवाजें निकलने लगती थीं। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर भी वही चीज इस्तेमाल करें ताकि मुझे भी वही कैफियत महसूस हो, इसी राज को जानने के लिए मैं इस दिन उनके कमरे में छप गई थी। जो मंजर मैंने देखा, इसने मुझे छन हैरान और परेशान कर दिया। मैं काफी देर तक बिलकोनी से उन दोनों को वो सब करते देखती रही। फिर एक लम्हे में बेइख्तियार अपनी जगह से उठी, लेकिन फिर ना जाने वो कहाँ गायब हो गए। वो शख्स जो मुझे बर्बाद करके जा चुका था अब वहां नहीं था। मैं रोती रही और वहीं बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। मेरा जिस्म कौंप रहा था। कुछ वक्त बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में खुद को बंद कर लिया। मैंने खुद पर काबू पाया और वापस आकर उनके बराबर बैठ गई। मैंने पूछा, आप ठीक हैं? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? मेरे शौहर कहने लगे, पता नहीं उसे क्या हो गया है। कल रात तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज अचानक उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। वो होश में ही नहीं आ रही। ये सुनकर मेरे दिमाग में उलझे हुए ख्यालात आने लगे। मुझे लगने लगा कि इस सब के पीछे एक ही आदमी है।
वही जो मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मेरे करीब आता था। मैं खामोश बैठी रही। मेरे शोहर ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर माँ बाप की याद आ रही है तो मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर छोड़ आता हूं। मैंने अनकार में सर हिला दिया और खामोशी से अपनी आंखें बंद करके अपना सिर उनके कुंधे पर रख दिया। मेरे दिल में शदीद दर्द और पछतावा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं आखिर कहाँ और कैसे फंस गई हूं। शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी अच्छी थी और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। कई दिन हो गए थे मुझे अपने माँ बाप से मिले हुए। उनकी बहुत याद आती थी, अपनी सहेलियों की, अपने घर के हर कोने की, सब कुछ बार बार जहन में आता था। लेकिन जब कभी मैं अपने शाहर की बाहों में होती तो एक अजीब सा सुकून महसूस होता, जैसे तमाम परेशानी, गम और बोझ लम्हों में खत्म हो जाते हूँ। अगले दिन भी मेरे शौहर घर पर मौजूद नहीं थे और मेरे दिल में दोबारा ये इरादा पैदा हुआ कि रात को सास और ससुर के कमरे में जाकर वही राज जानने की कोशिश करूं। लेकिन शायद मेरी सास को किसी बात का अंदाजा हो गया था। वो गुस्से से कहने लगे, अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं हैरान रह गई। दिल में कई सवालात उठने लगे। मैंने नरमी से कहा, माँ जी, आपको आखिर किस बात पर ऐतराज है? जब सिरजी को और मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं तो आप मुझे उससे क्यों रोक रही हैं? इतने में ससुर जी भी आ गए। हमें बात करते देखकर हमारे पास आकर रुक गए। उनकी नजरों में सवाल था, जैसे वो सब कुछ जाना चाहते हूं। मैंने आहिस्ता से कहा, माँ जी, मुझे रात को आपके कमरे में आने से मना कर रही हैं। ये सुनकर ससुर जी का चेहरा गुस्से से सर्क हो गया। वो सास को सख्त नजरों से देखते हुए बोले, तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए। उसे भी मुझ पर इतना ही हक है जितना कि तुम लोगों को। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती, कम से कम उसे तो करने दो। उनके जाने के बाद सास ने मुझे सर्द लहजे में कहा, अगर तुम आज रात कमरे में आई तो मैं तुम्हारे शौहर को तुम्हारे खिलाफ भड़का दूंगी। ये सुनते ही मेरे दिल में खौफ बैठ गया। अगर वो वाकई मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर देंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे और उनका गुस्सा बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरे शौहर शक्की मिजाज के इंसान हैं। जब किसी बात का वहम उनके दिल में बैठ जाता है तो निकालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शादी के इब्तिदाई दिनों में मैं एक बार बगैर बताए कमरे से बाहर चली गई थी। इस वक्त उन्होंने गुस्से में जो बातें कहीं, उनकी आंखों में जो शक था, वो देखकर मैं कांप गई थी। अगर अब भी मेरी सास ने उन्हें कुछ कह दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। वो तो हमेशा अपनी माँ की बात ही सच मानेंगे। इसीलिए मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब मैं सास की हर बात मानूंगी, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी और न ही उन्हें नाराज करूंगी, ताकि वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश न करें। ये सोचकर मैं खाने के बाद जल्दी से अपने कमरे में चली गई और लेट गई। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और उनके साथ वो सब करूं। जैसा मैंने कल सुकून हासिल किया था, वैसा ही सुकून मैं आज भी हासिल करना चाहती थी। मगर फिर जब मुझे अपनी सास का रवैया याद आया तो मैं डर गई और मैं अपने दिल को मारकर जैसे ही सोने लगी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे हैरान नजरों से देखते हुए बोले कि तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी ना अभी तक, तुम आई क्यों नहीं? उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहने लगी कि बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर खामोश भरी नजरों से देखते रहे, फिर कहने लगे कि मैं जानता हूं कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो वो कहने लगे कि तुम शायद अपनी सास की वजह से ये सब कह रही हो। तुम अपनी सास के डर की वजह से मना कर रही हो। ना, फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने उसे समझा लिया है। अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुकून की एक लहर मेरे वजूद में फिर से उतर गई थी। तभी मैं फिर उनके कमरे में आ गई और वो दोनों वही काम कर रहे थे जो काम मैं भी करना चाहती थी। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई। आज तो मेरी सास कल से भी ज्यादा जल्दी थक गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सास हानिपने लगी थी
और मेरे ससुर को कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ये सब नहीं कर सकती। तभी मेरे ससुर कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? दिन ब दिन तुम बहुत ही कम वक्त देने लगी हो और जल्दी ही तुम थक जाती हो। फौरन यहाँ पर आओ, और अब अगर तुम अपनी जगह से उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मेरी सास हम दोनों के साथ शामिल हो गई। काफी देर तक हम इसी काम में मसरूफ रहे। कुछ देर बाद मेरी सास फिर से एक तरफ हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बस हो गई है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। इसके बाद हम दोनों ही वो काम करते रहे, और फिर काफी देर के बाद जब मैं थक कर चूर हो गई तो मेरे ससुर खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम भी चली जाओ, तुम बहुत थक गई हो। और जैसे ही मैं अपने बस्तर पर आकर लेटी तो नींद की वादियों में चली गई थी। मैं यही सोचते सोचते सो गई थी कि आज तो मुझे कल से ज्यादा सुकून हासिल हुआ है। आज मेरा शौहर को वापस आ जाना था। मैंने उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने थे, अच्छा सा मेकअप किया और अच्छा सा परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगी। तभी उनकी कॉल आई कि वो आज भी वापस नहीं आ सकते, आज भी वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी। मैंने तो उनके लिए कितनी सारी तैयारियां की थीं। आज रात के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। तभी अचानक से किसी की दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। उनकी जब नजर मेरे ऊपर पड़ी तो वो अजीब अंदाज में मुझे देखते हुए कहने लगे, बहू आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इनके मना से अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई थी। वो कहने लगे, बहू अब फौरन से कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं उनके कमरे में आ गई और फिर से हम तीनों मिलकर वो सब करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज रोज ही ससुर जी के साथ ये काम करूं। अगले दिन मेरा शौहर भी घर वापस आ गए थे। वो मुझे अपनी बेताबियों, अपनी मोहब्बत की कहानियां सुनाने लगे कि वो मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद करते थे। उनकी बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई। आखिर उन्हें मेरा एहसास हो ही गया। उन्हें भी मेरी कमी महसूस होती थी। तभी मैंने उनके सीने पर अपना सिर रख दिया और फिर सुकून की नींद सो गई। अब मैं रोज अपने शौहर के सोने के बाद ससुर के कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम उस काम को करते रहते थे। एक रात जब मैं ससुर जी के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे शौहर सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे, तुम्हें मना किया था कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुम मानी बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं उनके पास बैठते हुए बोली कि मैं आपकी माँ जी के कमरे में थी। ये सुनकर वो हैरान रह गए और बोले कि तुम इस वक्त मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? वो शक की नजरों से मुझे देखने लगे। मैं कहने लगी कि उनके साथ मुझे कुछ काम था, इसलिए गई थी। वो चुप हो गए। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब जब मैं हर दूसरे तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सासर के कमरे में जाने लगी तो मेरे शौहर मुझसे ये बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो तुम माँ के पास? मैंने कुछ न कहा और वहां से जाने लगी तो मेरे शौहर ने मुझे खींचकर बस्तर पर धकेल दिया और गुस्से से बोलने लगे। अपने शौहर को मैं उतने गुस्से में देखकर डर गई थी और डर के बारे में बताने ही जा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे शौहर ने जाकर दरवाजा खोला। सामने ससुर जी थे। ससुर जी को मेरे शौहर से काम था, इसलिए ससुर जी मेरे शौहर को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। मेरे शौहर के जाने के बाद मैंने ठंडी आ भरी। जब एक रात में ससुर जी के कमरे में गई तो शायद मेरे शौहर सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए सासिर के कमरे में आ गए और वो सब करते देखकर वो बहुत हैरान हो गए। जब हमें रात के टाइम पर वर्जिश करते देखा तो कहने लगे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी मेरी सास वर्जिश को छोड़कर सूफे पर बैठते हुए बोली, काफी दिनों से तुम्हारे पापा हमसे वर्जिश करवाते हैं। उनका कहना है कि सुबह के टाइम वर्जिश करने से ज्यादा फायदा रात के टाइम वर्जिश करने में होता है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा बदन सारी रात सोने की वजह से डी एक्टिव होता है और शाम को बजे के बाद हमारा जिस्म एक्टिव रहता है। इसलिए रात के टाइम वर्जिश करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बैवी
और तुम्हारे अब्बा तो कितनी देर तक इस काम को करते रहते हैं, न जाने ये दोनों क्यों नहीं थकते। ये देखकर मेरे शौहर ने मुझे मुस्कुराती हुई नजरों से देखा और कहने लगे कि हाँ, मेरी बीवी बहुत अच्छी है और कभी भी ये किसी खास काम को करते हुए नहीं थकती है। ये बात उन्होंने खुशी के अंदाज में कही थी। ये सुनकर मैं शर्मा गई थी और फिर उसके बाद मेरे शौहर भी हमारे साथ उस काम में शामिल हो गए थे और हम चारों मिलकर रोज वर्जिश करने लगे। कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।